हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो हमारा आज की इकाई चल रही है वो 2 है और भाग 5 है आज हमारा। रासो साहित्य आज हम पढ़ेंगे, आदिकाल का विषय है ये। तो रासो साहित्य की हम बात करते हैं तो जो रासो काव्य है हमारा, हम बहुत सारे इसमें जो आदिकाल में काव्य साहित्य पढ़ते हैं, रासो साहित्य है हमारा। इसमें जैन साहित्य पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आदिकाल में आता है वो रासो साहित्य है। इसमें रासो शब्द की जो है, रासो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है, इसमें रासो शब्द जो हम इसमें साहित्य में लगा रहे हैं हर ग्रंथ के साथ में, तो इसमें हर विद्वान का अपना अपना मत है कि ये जो रासो शब्द आया ये कहाँ से आया है। तो नीचे जो लिखे हुए हैं इसमें हम देखते हैं कि पहला जो है गारसा दत्तासी, उन्होंने किससे माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उन्होंने माना है कि राजसूय नाम शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है रासो शब्द की। रासो शब्द हम जो है इस हर ग्रंथ के पीछे लगाते हैं और 2-3 ग्रंथ और ऐसे हैं जिसमें रासो शब्द नहीं लगाए लेकिन फिर भी वो रासो काव्य हैं। ये जो रासो काव्य थे ये जो धार्मिक दृष्टि से भी प्रधान थे, लेकिन रासो ग्रंथ जो है वो वीर गाथा परक थे मेनली। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है और इनकी जो विषय वस्तु का मूल संबंध जो होता है वो राजाओं के चरित्र से होता है और उनकी प्रशंसा से होता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि आदिकाल में आश्रयदाता राजा होते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे, उनके जो अधीन उनके कवि होते थे, दरबारी कवि। तो मेनली इसका मूल विषय भी यही है कि राजाओं के जो चरित्र और प्रशंसा जो है उन रासो काव्यों में हमें दिखाई देता है और इसमें चरित्र का वर्णन होता है राजाओं का। तो गारसदा तासी ने इसमें राजसूय शब्द से उत्पत्ति मानी है रासो की। फिर ग्रियर्सन की बात करते हैं। ग्रियर्सन ने राजसूय यज्ञ से माना है, जबकि ऐसा कुछ टाइम पर कोई राजसूय यज्ञ इतने नहीं होते थे, ऐसा कोई नहीं है स्पेसिफिक। फिर हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है इसकी उत्पत्ति। नरोत्तम स्वामी ने इसकी उत्पत्ति रासक से मानी है। कविराज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से उत्पत्ति मानी है रासो की और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य शब्द से उत्पत्ति मानी है इसकी। और शब्द हम किसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं? रासो शब्द की। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रामायण से जो है निकाला है इसका शब्द रसायन, यानी कि रास या रासो शब्द वहां से लिया है इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर नंद दुलारे वाजपेयी की बात करते हैं, उन्होंने रस जो है माना है इसका शब्द जो है जिसहाँ से उत्पत्ति हुई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है राउस या रस से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रामायण में मेनली ढूंढने की कोशिश की। वहाँ से वो शब्द लाए रसायन और वहाँ से रास बनाया, फिर रासो। इस तरीके से जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना शब्द की मत दिया है कि इन शब्दों से जो है रासो शब्द की जो है वो उत्पत्ति हुई है। अब आगे जो है और बचे हुए 3 अभी। दशरथ शर्मा जो है वो रासक शब्द से मानते हैं उत्पत्ति। माता प्रसाद गुप्त जो है वो रासक शब्द से मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त जो है वो इस सीक्वेंस में मानते हैं कि रासक शब्द से रास बना होगा, रास से रासा, रासा से रासू और रासू से रासो। तो ये है तो बहुत सारे, लेकिन इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो 3 मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रास या रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी और नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो रास से और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रासक शब्द से। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है। तो वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी पता होना चाहिए हमें। फिर रासो ग्रंथ जो है वो हमारे वीर गाथा परक थे, यानी कि इसमें जो राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता था। और रासो ग्रंथों का जो मूल संबंध है वो राजाओं के चरित्र और प्रशंसा से है। जो रासो ग्रंथ की जो विषय वस्तु है मेनली उसकी बात हम कर रहे हैं। और रासो काव्य जो है वो वीर रस प्रधान है, यानी इसमें मेन रस तो वीर रस रहता है, लेकिन साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत श्रृंगार रस भी आता है। फिर रासो काव्य जो है परंपरा के कवि राजाश्रित होते थे, यानी कि जो रासो काव्य लिखने वाले जो कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के आश्रित होते थे। और इनमें ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है कुछ जो रासो काव्य हैं उनमें। बाकी मतलब कोई तो किसी को प्रमाणिक मान रहा है, कोई किसी को अप्रामाणिक मान रहा है किसी ग्रंथ को, और कोई जो है अर्ध प्रमाणिक मान रहा है। ये भी बताएंगे आगे कि कौन कौन किसको कैसा मान रहा है। तो आगे देखते हैं। फिर आता है, अब सबसे पहले हम एक एक करके रासो जो है ग्रंथ अपने लेते चलेंगे और उन पे डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारा खुमान रासो, जो कि दलपति विजय ने लिखा है और 9वीं शताब्दी इसका टाइम पीरियड है। सबसे पुराना खुमान रसोई है। फिर चित्तौड़ नरेश जो है खुमान के युद्धों का वर्णन किया गया है, इसमें चित्रण किया गया है।
5000 छंद हैं इसमें, और इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है, और ये एक प्रबंध काव्य है, और इसमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन मेनली इसमें क्या है, वीर रस ही है। तो जो प्रबंध काव्य क्या होता है, ये मुक्तक काव्य क्या होता है, ये सब बातें जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको सारा समझाऊंगी काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ना भूलें, बीच में ना छोड़ें। फिर अब बात करते हैं इसका जो है खुमान रासों का एक काव्यात्मक सरस वर्णन का उदाहरण भी दिया हुआ है कि पीयू चित्तौड़ न आवियू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़खिड़ अगवे खीज, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरिय न दे, पंछी घालिया पिंजरे घूटन से संदेह। देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको एक राजस्थानी जो भाषा है उसका आपको यहाँ पे एक पुट नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। और अभी हम बात कर रहे हैं खुमान रासो की, जो दलपति विजय ने लिखा है, तो आपको इस तरीके से याद करते चलना है। खुमान रासो, दलपति विजय, 5000 छंद है इसमें, राजस्थानी हिंदी है, वीर रस इसमें मेन माना जाएगा, श्रृंगारस भी है, प्रबंध काव्य है, ये 9वीं शताब्दी की बात है। दूसरा आगे देखते हैं। दूसरा आता है हमारा बीसल देव रासो, जो कि हमारे नरपति नालह ने लिखा है, बीसल देव रासो, और इनका टाइम पीरियड अब 9वीं शताब्दी के बाद आता है 13वीं शताब्दी, 9वीं के बाद 13वीं शताब्दी। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो में किया। 12 मासा ब से स्टार्ट हो रहा है, बीसल देव रासो भी ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो पहला 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो में ही मिलता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी बीसल देव रासो को ही माना है। ये भी याद कर लेना है कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है, बीसल देव रासो को। फिर इसमें स्टोरी क्या है इसकी कि इसमें भोज परमार की जो पुत्री होती है राजमती, और अजमेर के जो चौहान राजा बीसल देव तृतीय हैं, उनके विवाह की कहानी है इसमें, वियोग की कहानी और फिर पुनर्मिलन की कहानी है। तो इसमें उनकी वीरता की बात तो होगी, साथ में श्रृंगार रस भी इसमें आ रहा है। फिर राजमती जो इसमें रानी है, उनकी बातों से रुष्ट होकर राजा जो होते हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं, और 12 वर्ष तक राजमती जो है उनके विरह में दुखी रहती है। अब ये मैंने स्टोरी आपको क्यों बताई है, ये मुझे इसलिए बतानी पड़ी है ताकि आपको 12 मासा का मतलब समझ आए। 12 मासा मतलब होता है कि 12 वैसे मासा मतलब जो है महीना होता है, लेकिन इसमें 12 वर्ष तक जो है वो राजमती उनके विरह में दुखी रहती हैं। और दुखी रहने से क्या होता है, जब राजकुमारी या कोई रानी जो है पीछे से दुखी रहती हैं, तो जो कवि होता है वो उसका वर्णन भी उसी तरीके से करता है। वियोग का वर्णन होता है 12 मासा में, तो इस तरीके से इसमें वियोग का वर्णन है। फिर 125 छंद हैं इसमें, और श्रृंगार के संयोग व वियोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्रण इसमें किया गया। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पे मिलन की बात आती है राजा रानी की, और जब वियोग जब होता है दोनों के दोनों जब अलग हो जाते हैं, जब 12 मासा का वर्णन है तो उसकी बात आती है। तो ये सारा वर्णन जो है हमें इसमें मिलता है बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाला ने 13 शताब्दी में लिखा है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है ये। तीसरा आता है हमारा परमाल रासो, जो कि आला खंड उसका एक खंड है, इंपॉर्टेंट है बहुत, और जगनिक ने लिखा है परमाल रासो का आला खंड जगनिक। तो इसमें जो आला ऊदल है, 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है, इसी के आधार पर इसमें आला खंड लिखा गया, आला ऊदल की स्टोरी के ऊपर। इस तरीके से याद कर लेना है। 13वीं शताब्दी का भी ये बीसल देव रासो भी 13वीं शताब्दी है, तो परमाल रासो भी 13वीं शताब्दी है। इसमें भी वीर रस प्रधान है हमारा, और आज भी इसे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। इसको परमाल रासो को जो हमारे उत्तराखंड की साइड की जगह है वहाँ पर इसे मेनली गाया जाता है। तो आज भी इसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मेनली गाया जाता है, और जब इसे गाया जाता है तो श्रोताओं को जो हृदय होता है वो वीर रस से मेनली भर जाता है। आगे बात करते हैं परमाल रासो के आला खंड की। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया था। चार्ल्स इलियट ने, याद कर लेना हमें। और इनका प्रकाशन जो है, इसका प्रकाशन उन्होंने आला खंड नाम से कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो है परमाल रासो को का पाठ निर्धारित कर उसे नागरी प्रचारणी सभा में भी प्रकाशित करवाया था। तो ये बात याद कर लेने, मेनली तो यही है कि चार्ल्स इलियट जो थे उस टाइम के जिलाधीश थे, इन्होंने उसे प्रकाशित करवाया था आला खंड के नाम से। फिर है यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना भी है। अर्ध प्रमाणिक रचना हम इसे पृथ्वीराज रासो की तरह कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इसमें जो है मतलब आधी बातें हमें जो है ऐतिहासिक रूप से सही लगती है, और बाकी जो हमें लगता है कि कल्पना का स्रोत है, ऐसे लगता है हमें। तो इसलिए ये भी एक अर्ध प्रमाणिक रचना कही जा सकती है। जो कि भी हम पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे वह भी एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। अगला हमारे चौथी आती है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई की रचना है और बहुत ही फेमस रचना है पृथ्वीराज रासो। यह एक प्रबंध काव्य है। मेनली आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्रबंध काव्य है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इसके बारे में,
कि चंद बरदाई जो है वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये जो कथन है ये पूछ सकते हैं ये किसका कहा गया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहा गया है, क्योंकि मेनली पेपर में रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे कथन आ जाते हैं कई बार। तो चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। फिर मिश्र बंधु क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। फिर प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। तो प्रामाणिक कौन कौन मान रहे हैं, इस पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है कई बार, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। प्रामाणिक मानने वाले इसमें 4 जने आते हैं हमारे। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है मिश्र बंधु जो इसको पूरा प्रामाणिक मानते हैं, फिर मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाड। और फिर अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो इसको अप्रामाणिक मानते हैं, जो प्रमाणिक नहीं मानते, ऐतिहासिकता का अभाव मानते हैं। देवी प्रसाद है, कविराज श्यामल दास है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, बुलहर है और मुरारी दानहर। वैसे भी हमें पता है श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जो है वो एक दूसरे की बातों को जो हमेशा काटते नजर आते हैं हमें, जितने भी उन्होंने साहित्य के इतिहास है उसमें जो उन्होंने बातें लिखी उसमें। फिर अर्ध प्रमाणिक जो इसे आधा मानते हैं कि इसमें आधी तो ऐतिहासिकता है और आधी जो है हम कह सकते हैं कि कल्पना कह सकते हैं। तो मुनिजन विजय हैं उसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। तो ये 4 जो है अर्ध प्रमाणिक वाले हो गए, 4 ही प्रमाणिक वाले हो गए और जो है 6 अप्रामाणिक वाले हैं जो कि इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इस तरीके से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इसको प्रमाणिक माना है, इन चारों में से किसी एक पर टिक लगाइए, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद करना ज़रूरी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मेनली आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्या मानते हैं, फिर बुलहर का आ सकता है इसमें, और इधर से कर्नल टाड का पूछ लेते हैं, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु का, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सुनीति कुमार चटर्जी, इस तरीके से इम्पोर्टेंट ये भी आ सकते हैं इसमें से। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज के, चंद बरदाई नहीं लिखा है ये पृथ्वीराज रासो, तो चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के मित्र थे और साथ में दरबारी कवि भी थे जिन्होंने ये पृथ्वीराज रासो लिखा है। फिर पृथ्वीराज रासो जो है एक ऐतिहासिक चरित काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है, तभी तो रामचंद्र शुक्ल जो है इसे अप्रामाणिक मान रहे हैं। फिर वीर रस प्रधान ग्रंथ है ये, हिंदी का प्रथम महाकाव्य मान सकते हैं इसे हम, सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है और इसे रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य माना भी है, रामचंद्र शुक्ल ने। और फिर इसमें 68 छंद है। कौन कौन से प्रकार हैं इसमें छंदों के, कवित्त हैं, छपय हैं, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्या है और बहुत प्रकार के छंद हैं। फिर चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस तरीके से उल्टा भी पूछ सकते हैं कि छप्पे छंद का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो चंद बरदाई इसका आंसर होगा। या चंद बरदाई को कौन से छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है चंद बरदाई को। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। अब अगला आता है 5वां हमारा विजयपाल रासो, जो कि नल्हा सिंह ने लिखा है और इतना इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही है इसमें पॉइंट कि विजयपाल रासो भी जो है अपभ्रंश की रचना है और एक मिनट, विजयपाल रासो भी जो है वो अपभ्रंश की रचना है और साथ में हमीर रासो भी जो है अपभ्रंश की रचना है। ये दोनों ही रचनाएं अपभ्रंश की रचना है। विजयपाल रासो जो है वीर रस का है और इसमें 42 छंद है और हमीर रासो जो है शारंगधर की रचना है और वो नल्हा सिंह की रचना है। तो इतना आपको याद करना है। तो ये 6 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रासो शब्द पीछे लगा हुआ है, बाकी 2-3 रचनाएं और हैं जिनमें रासो शब्द पीछे नहीं लगा है, लेकिन फिर भी उसे हम रासो साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो अभी मैं आपको टेबुलर फॉर्म दिखाऊंगी, उसमें से आप इसको याद कर सकते हैं आराम से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे जो हमें पता होने चाहिए। पहला है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। क्या ये हमारे जो हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साहित्य में ऐसे पढ़ते हैं जिसमें शुकी संवाद होता है, पक्षियों के संवाद की बात होती है उसमें, तो पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुकी संवाद के रूप में रचित माना है कि इस रूप में ये रचा गया है। फिर पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जो है जलहण ने पूरा किया था, क्योंकि ये अधूरा रह गया था ऐसा माना जाता है, और इनके पुत्र जो है जलहण ने इसको पूरा किया है पृथ्वीराज रासो को। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया, तो उन्हीं के पुत्र चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने इन्हें उसे पूर्ण किया है। फिर कैमासवध जो इसमें मंत्री होता है पृथ्वीराज रासो में, जो कहानी है इसकी, उसमें जो मंत्री होता है उसके वध की जो कथा है वो इसमें है कैमासवध में। पृथ्वीराज रासो को चतुर्थ और महत्वपूर्ण समय है। अब समय क्या होता है, जैसे आज के टाइम में हमारे चैप्टर होते हैं ना, पाठ होते हैं, तो उस टाइम पे अलग अलग नाम रखे जाते थे। समय रखा जाता था, उसका नाम सर्ग रखा जाता था। तो समय उस
जो है चतुर्थ समय है उसमें पृथ्वीराज रासों में ये कैमास बद्ध जो कि वो मंत्री होता है उसमें। तो ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये रही टेबुलर फॉर्म जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो है लगभग हमारे देखिए पहला ये रहा खुमान रासो, दूसरा हमारा बीसलदेव रासो, तीसरा हमारा परमाल रासो, चौथा पृथ्वीराज रासो, उसके बाद ये आता है जय चंद्र प्रकाश, उसके बाद छठा जय मयंक जस चंद्रिका, फिर हमीर रासो, एक मिनट, उसके बाद हमीर रासो आता है यहाँ पे, और उसके बाद आता है हमारा विजयपाल रासो और फिर रणमल छंद। तो रासो वाले जो 6 हमने पढ़े हैं वो तो इसमें है ही। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो 4 और हमीर रासो और विजयपाल रासो। तो ये 6 हमारे रासो वाले तो हो गए जो हमने पढ़े हैं। तो पहला दलपति विजय का खुमान रासो है, 9वीं सदी है, वीर रस है, राजस्थानी भाषा है, प्रबंध काव्य है। नरपति नाला का बीसलदेव रासो है 1212, से पूरा एग्जैक्टली दिया हुआ है समय कौन सा है। मैंने तो कुछ शताब्दी बताई थी ना कि 13वीं शताब्दी है। तो 1212 है, श्रृंगार रस है, 4 खंड है, वीर गीत है। जो परमाल रासो है आलाखंड जगनिक द्वारा है वो 1230 में, वीर रस है, वीर गीत है ये हमारा। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई का वो वीर श्रृंगार इसमें मिक्स है। साथ में इसमें 69 सर्ग दिए हुए हैं, आप 68 और 69 जो है मान सकते हैं इसको। तो इसमें डिंगल भाषा जो है और प्रबंध काव्य है ये। फिर जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की है 1224। इसमें अब जो ये है जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, ये 2 यहाँ पे अलग आती हैं। उसके बाद लास्ट का जो एक है ये अलग आती है। तो ये 3 जो है अलग आती हैं 6 से। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 9 रचनाएं हो जाती हैं, 6 तो रासो शब्द वाली और बाकी 3 अलग हो जाती हैं। जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, ये दोनों ही प्रबंध काव्य है हमारे। और लास्ट में जो है रणमल छंद जो है श्रीधर की, वो वीर गीत है हमारा, डिंगल भाषा में है, 70 छंद है, 1454 जो है। तो इस प्रकार ये पूरा रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार है। वह रचना जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार जो मैंने पूरी टेबल आपको यहाँ बता दी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए आप अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे 69 सर्ग हैं चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में, तो किसी किसी पुस्तक में जो है 69 समय या सर्ग मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 68 भी मिल सकते हैं। तो पेपर में ऐसे कभी ऑप्शन में चारों में नहीं आएगा कि आपको 68 भी दिया गया होगा, 69 भी दिया गया होगा। तो काफ़ी गैप करके देते हैं। तो 68 69 ही आप मान के चलिए। तो आप यहाँ पे 69 मान सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे काव्य के भेद आपको समझाए हैं आपको, क्योंकि बार बार हमारे जब हम पूरा हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो बीच बीच में बार बार प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आएगा, कभी पद्य आएगा, गद्य शब्द आएगा, चंपू काव्य आएगा। तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये क्या होता है। तो आज हम देख लेते हैं एक बार इसको। काव्य के भेद हमारे 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्वरूप के अनुसार, दूसरा होता है शैली के अनुसार। स्वरूप मतलब उसका रूप कैसा है। तो पहला आता है श्रव्य काव्य। स्वरूप के अनुसार भी 2 हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य तो आप समझ जाइए जिस चीज को हम देखें अपनी आंखों से, यानी कि जैसे कोई नाटक हो, चलचित्र हो, वो। श्रव्य काव्य होता है जिसे हम सुने एक तो, या फिर उसे हम पढ़कर उसका रसास्वादन करें, वो श्रव्य काव्य में आता है। श्रव्य काव्य में भी हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पहला प्रबंध काव्य, दूसरा होता है हमारा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य एक ऐसा होता है जिसकी जो एक तो मेन कथा होती है जो क्रमबद्ध लगातार चलती रहती है, और बीच बीच में छोटी छोटी कथाएं आती रहती हैं जो सहायक रूप से आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मेन कथा जो है वो चलती रहती है, जैसे कि हमारा रामचरितमानस। उसी के साथ में दूसरा एक मुक्तक काव्य भी होता है। मुक्तक काव्य जो होता है उसमें एक ही पद होता है जो कि स्वतंत्र रूप से किसी भाव को प्रकट करता है, वो अपने में मुक्त होता है, वो किसी चीज से, किसी लंबी स्टोरी से बंधा हुआ नहीं होता है। तो मुक्तक काव्य होता है। लेकिन प्रबंध काव्य की बहुत लंबी स्टोरी होती है जो लगातार चलती रहती है, उसमें मेन एक कथा रहती है, बाकी छोटी छोटी कथाएं बीच बीच में आती रहती हैं, जैसे कि रामचरितमानस में आता है। प्रबंध काव्य के ही 2 रूप और होते हैं हमारे। एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। महाकाव्य जो होता है, जो कि आपने देखा जिस सबसे बड़ा रूप हमारा रामचरितमानस है, जिसमें पूरी राम जी की पूरी स्टोरी है, अलग अलग उसमें कांड आते हैं, जो है उत्तर कांड है, अयोध्या कांड, लंका कांड, सारे आते हैं उसमें कांड, बाल कांड। तो उस तरीके से पूरी एक स्टोरी चलती रहती है, छोटी छोटी चीज स्टोरी बीच बीच में आती रहती है, वो जाती रहती है, लेकिन मेन जो स्टोरी है वो तो राम जी की स्टोरी है। तो ये महाकाव्य हो गया। खंड काव्य जो होता है वो जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। इसमें खंड काव्य में आपको शब्द भी नजर आ रहा है, खंड मतलब टुकड़ा। तो किसी पूरी स्टोरी का एक टुकड़ा जो होता है वो खंड काव्य में होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं भंवर गीत है, तुलसीदास का पार्वती मंगल, जानकी मंगल है, और जयद्रथ वध जो अलग से है वो है। तो इस तरीके से खंड काव्य के एग्जाम्पल हो गए। तो अब ये प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य हमको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं
शैली के अनुसार कैसी शैली है उसकी, उसके अनुसार 3 प्रकार होते हैं काव्य के भेद। पहला होता है पद्य, पद्य यानी कि कविता, सिंपल सी बात है, पोयम जो काव्य होता है वो हमारा पद्य कहलाता है। दूसरा गद्य यानी कि कथा, कथा में हमारी कहानी भी आ सकता है, निबंध आ सकता है, आलोचना आ सकती है, संस्मरण आ सकता है, रेखा चित्र आ सकता है, कोई भी निबंध आ सकता है, तो ये सब गद्य में आता है, जिसमें कोई कथा टाइप होती है, जिसमें कोई कविता मतलब लय सुर तान अनुतान बलाघत कुछ भी ना हो। फिर तीसरा आता है हमारा चंपू काव्य। चंपू काव्य में गद्य और पद्य का मिश्रण होता है हमारा, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है, इसमें गद्य भी होता है यानी कि कथा भी चलती रहती है और बीच बीच में पद्य यानी कि कविताएं भी आती रहती हैं। इसको कहा जाता है चंपू काव्य, गद्य और पद्य का मिश्रण। तो इस तरीके से हमारा पूरा काव्य का भेद है स्वरूप के अनुसार, शैली के अनुसार, जिसके अंदर श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, पद्य, गद्य और चंपू काव्य, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझा दिए आज। क्योंकि हम पूरे हिंदी साहित्य में इन शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे तो बार बार हम हर उसमें समझा नहीं सकते कि अब ये प्रबंध काव्य है तो ये क्या होगा, अब ये मुक्तक काव्य है तो ये क्या होगा, इसलिए इनका कंसेप्ट पहले से दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। अब हमारा यहाँ पे जो है ख़त्म होते हैं ये, आज हमने पूरा अपना आदिकाल का रासो साहित्य पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं, जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं कि हम अपने खुद नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। अपने खुद नोट्स बनाकर पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, जैसे ही आप लिखेंगे उस चीज़ को, आपको वो सतत याद भी होती चलती है। तो अपने फ़ायदे के लिए भी आपको वो चीज़ लिख कर याद करना जो होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जितना आप लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होएगी, उतना ही आपको याद होएगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।